चंदू भाई बूच नो डेलो, अच्छा। उनके पास सब काफ़ी भैंसें थी। तो हमारा राइड का टर्न बाय टर्न भैंस का राइड होता था। तो ऐसे बहुत अच्छी तरह से गांव में ज्यादातर भैंसों पे ही राइड करता है। हाँ, तो भैंसों पर राइड करते थे और ये पढ़ाई करते थे और वो समय काफ़ी अच्छा रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें जिंदगी की। ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये दो दोस्तों के बीच बैठकर जिंदगी को याद करने की एक कोशिश है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर चैतन्य बुच, एक ऐसा शख्स जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन स्वभाव से पूरी तरह जिंदगी, हाजिर जवाब, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर, चेहरे पे मुस्कान और भीतर लाख अनुभव। आज हम उनके पेशे की बात नहीं करेंगे, आज उस इंसान से मिलेंगे जो डॉक्टर बनने से पहले एक बच्चा था, एक छात्र था, एक दोस्त था और शायद कभी टूटा भी था। तो चलिए शुरू करते हैं बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें जिंदगी की। डॉक्टर बूच साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अगर हम जिंदगी की बातें शुरू करें तो सबसे पहले वहाँ लौटते हैं जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ, वो घर कैसा था जिसने आपको पहली बार दुनिया दिखाई। आपको जान के हैरानगी होगी कि मेरा जन्म बिहार में पटना में हुआ था। अच्छा। क्योंकि एक रिवाज है कि पहली डिलीवरी मायके में होती है और मेरे नाना जी पटना में थे, इसलिए मेरा जन्म पटना में हुआ। और वैसे हम लोग वडनगरा नागर परिवार से हैं, सो मैं वडनगरा नागर हूँ, सेम वडनगर जहाँ से अपने नरेंद्र भाई भी हैं। तो मेरे दादा वकील थे और जामनगर में थे। अच्छा। तो पटना से मैं वापस जामनगर आ गया। स्कूल में दाखिला करवाने के लिए लेके गए, उन लोगों ने बोला कि कल से इनको भेजना। तो सामान्य तरह से बच्चे रोते हैं जी, स्कूल नहीं जाने के लिए। मैं उस दिन रोया था कि आज घर क्यों ले जा रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं रखते हैं। मैं उस वक्त से ही करंट स्टूडेंट बूच, अच्छा, ऐसा अब आप CS अपने नाम को कई तरीके से रहा। उच्चारित करते हैं। हाँ। जैसे जैसे मेरा ग्रोथ हुआ वैसे वैसे फील्ड्स बदलते गए, मैं वही रहा, वही स्टूडेंट, लाइफ टाइम स्टूडेंट। और वो जो नई चीज़ें आई, फॉर्चुनेटली वो सब एक या दूसरे रूप में CS में फिट हो गई। लोग कहते हैं कि वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, बट इवन एक बार भी बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों पर, पल पल पर, विपल पर अगर ध्यान रख के अगर हम करते हैं तो वंस इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। अभी के बच्चों के पास सब कुछ होता है, उस वक्त कुछ नहीं था, लाइट भी नहीं थी और टेबल भी नहीं था। तो मैं सामान्य तरह से लीमड़े के पेड़ पर, उसकी ब्रांचेस जो हैं उसके ऊपर ही बना के रहता था और पढ़ता था। तो ऐसे पढ़ा, और हमारी कोई राइड्स या वाटर पार्क्स ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। तो हमारे साथ में जो रहते थे उस जगह को उस वक्त डेला बोलते थे। सो चंदू भाई बूच नो डेलो। अच्छा। सो एनी अंदर जो महाजन लोग जो सब रहते थे उनके पास सब काफ़ी भैंसें थी। तो हमारा राइड का टर्न बाय टर्न भैंस का राइड होता था। तो ऐसे बहुत अच्छी तरह से अनएक्सपेक्टेडली गांव में ज्यादातर भैंसों पे ही राइड करता है। हाँ, तो भैंसों पर राइड करते थे और ये पढ़ाई करते थे और वो समय काफ़ी अच्छा रहा। एक बात मिस कर गए कि आपका जो घर था मतलब परिवार छोटा था या बहुत बड़ा था? हाँ, हम लोग जॉइंट फैमिली में थे और मेरे दादा, मेरे अंकल जो कि ब्लाइंड थे, दूसरे अंकल और मम्मी पापा और हम लोग 4 भाई, और मैं, कोई बहन नहीं थी तो मैं सबसे बड़ी बहन भी था। अच्छा। और घर का सब कुछ काम, इन द सेंस कि घर में जो कलर करना हो, सीलिंग पर कलर करना हो, उस वक्त तो नलिया सब होते थे, मैंगलोरी टाइल्स एंड देशी टाइल्स, वो सब भी फिक्स करना हो, सब काम में कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा कहीं बोल सकते हैं। जो भी काम करना है सब करेगा,
जो भी बनाया है सब खाएगा, नो प्रेफरेंसेस कि मुझे ये खाना है उसको वो खाना है। तो उस वक्त ऐसा दौर था कि जो भी कर रहे हैं सब साथ में कर रहे हैं, तो मैंने सब कुछ किया है। हमारे डेला जो था उसमें एक ब्रास की फैक्ट्री चलती थी। अच्छा। बॉल पॉइंट पेन जो होती है उसका जो बॉल है अंदर वो ब्रास में डालना होता है। तो मैंने उस फैक्ट्री में भी काम किया और उससे एक सीख मिली कि किसी भी एक ही चीज़ करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमें पूरी ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ साल पहले कोई कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि चैतन्य, तुम दूसरा सब छोड़ के कोई भी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करो, योर ग्रोथ विल बी मच हायर। मैं ये नहीं सोचता था, तो मैंने रिस्पेक्टफुली उनसे कहा कि सर, अगर मैं ये हाथ का कसरत करता हूँ तो ये मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मगर दूसरे सब तो बेकार रह जाएंगे। तो स्कूल में तो हमें पहले से ही सिखाया जाता है कि आपको 7 सब्जेक्ट में पास होना है, तो हम लाइफ में भी 5-7 फील्ड में क्यों काम नहीं कर सकते। इसलिए उस वक्त से ही मेरा ऐसा विचार था कि हम कोई भी एक नहीं मगर अनेक फील्ड में काम करेंगे, मल्टी फैसेटेड एक्टिविटीज़। लेकिन जिस घर में पैदा होते हैं तो यादें उम्र भर याद रहती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस घर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की भरमार थी? प्यार की, अनुशासन की या आज़ादी थी? जब घर होता है ना, एक तो 3 चीज़ें होती हैं बच्चों को, बराबर। या तो अनुशासन मिले, या आज़ादी हो, या फिर बहुत ज़्यादा सख्ती। तो उस घर में आपके लिए क्या था? मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा प्यार और आज़ादी थी। कभी मुझे ये करो या वो करो या ये मत करो या पढ़ने बैठो, ऐसा 50 साल में कभी किसी ने मुझे नहीं बोला है, क्योंकि मैं जो भी करता था वो अपने आप मुझ में वो इंटरेस्ट हो ऐसा माहौल था। इसलिए आज़ादी थी कि आप सीख सकते हो और जो भी सीखो अच्छी तरह से सीखो। मैं 6 महीने में पूरा कोर्स पूरा कर देता था। फिर मैं अपने क्लास वालों को, हमारे टीचर अगर छुट्टी पर जा रहे हैं तो बोलेंगे, बूच तुम इन लोगों को ये पाठ करवा देना, ये मैथ्स का करवा देना, संस्कृत का करवा देना। तो मुझे कभी किसी ने ऐसे बोला नहीं है, मगर सेल्फ मोटिवेटेड होने की वजह से वो मोटिवेशन उन्होंने दिया। मेरे पापा इंजीनियर थे और जो भी करेंगे वो सच्चे इंजीनियर थे, तो अपने आप खुद बहुत सी चीज़ें बनाते थे और रिपेयर भी करते थे और सब कुछ करते थे। और उस सब में मैं क्या बनने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे उनके साथ ही रहना था। अगर वो कार रिपेयर कर रहे हैं तो मैं चीफ मैकेनिक गाड़ी के नीचे ही था ऑलवेज। तो इस तरह से जब हम जामनगर में थे तो उन्होंने पहली, अभी तो बहुत सी आ गई टेक्नोलॉजी, बट पहली साइकिल जर्मनी से एक पिछला व्हील मोटराइज्ड मंगवा के सौराष्ट्र गुजरात की फर्स्ट मोटर बाइक बनाई थी, जो जामनगर में हम यूज़ करते थे। तो फॉर्चुनेटली कभी भी मुझे किसी ने कंट्रोल करने का ट्राई नहीं किया। पता नहीं संध्या को ये बात सच लगेगी या नहीं। आज सुन रही होंगी तो जान जाएंगी वो भी। हाँ। अच्छा, घर में ऐसा कौन था जिसकी मौजूदगी में आप सबसे ज़्यादा आप हुआ करते थे? होता है ना, मतलब जैसे पिताजी आ गए तो फिर हम लोगों का ज़रा रुतबा बढ़ जाता है, क्योंकि फेवर मिलता है ना। ये अम्मा हों या माता जी हों, हाँ, उनकी हाजिरी में बच्चे जो उनके नज़दीक होते हैं वो ज़रा इस तरह शेयर हो जाते हैं। मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मैं सबका फेवरेट था और अलग अलग चीज़ों के लिए। सो माय मदर वो कराची में थी, पापा भी उधर थे और 1947 में और उस वक्त के ज़माने में उन्होंने बीए किया हुआ था उस वक्त, जबकि 1200 में 1-2 ही लड़कियां थीं, उसमें उन्होंने बीए किया हुआ था और वो पूरा जानती थी चाइल्ड रियरिंग वगैरह। तो आर्ट्स, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन वो सब चीज़ें वो सिखाती थी और टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिकल वर्क प्रोजेक्ट्स वो सब पापा करते थे। अच्छा। सो दादा का काम तो सिर्फ प्यार करना ही था
तो काफ़ी एक्चुअली आप जो सोच रहे हैं जी। मैं इवेड नहीं कर रहा हूँ, हकीकत में देयर वाज नो डिफरेंस कि यहाँ कम या वहाँ ज़्यादा। मुझसे छोटे 2 भाई जो हैं हुँ, वो ट्विन्स हुँ, विपुल उज्ज्वल, और उनकी उस वक्त जो केयर करनी होती थी, क्योंकि मैं बड़ा था जी। और माँ अकेली थी, तो मैं बड़ी बहन था। एक को होगा प्रॉब्लम तो दूसरे को भी उसी वक्त होगा। हुँ, तो आई वॉज वेरी मच विथ हर इन ब्रिंगिंग देम अप। एंड जब वो बड़े हुए तो उन दोनों की शादी भी अगेन ए नॉट वेरी कॉमन थिंग कि 2 ट्विन सिस्टर्स, बड़ी के साथ बड़ा और छोटी के साथ छोटा, रिद्धि अच्छा। सिद्धि से शादी हुई। और आप मानेंगे नहीं कि ये 2 लड़कियां जब जन्म हुआ, हुँ, उनका जन्म हुआ था गोंडल में हुँ, और मेरे पिताजी जीईबी में थे, तो हमारी भी जामनगर से गोंडल ट्रांसफ़र हुई। अच्छा। तो उधर बात चल रही थी कि ये 2 बच्ची आई, अभी क्या होगा? तब किसी और जो हम दोनों को जानता था, हम नहीं जानते थे। जी। उन्होंने बताया कि इधर बड़ौदा से इधर बुच साहब आए हुए हैं और उनके 2 लड़के हैं, हुँ, आप चिंता क्यों करते हो? और बाद में सालों बाद यही दोनों की शादी वही दोनों के साथ हुई। अरे वाह! कैसे मतलब ऐसे ही पहचाना? रेगुलर अरेंज मैरिज। अच्छा, अरेंज मैरेज। हाँ, मगर उसमें घूम फिर के हुँ। दोनों बहनें हमारे यहाँ ही आईं। रिद्धि दोनों सिद्धि, जुड़वाँ बहनें और दोनों दोनों जुड़वाँ जुड़वा भाई, भाई। विपुल उज्ज्वल एंड रिद्धि सिद्धि। ये भी एक अजीब इत्तेफ़ाक अजीब है। अजी हाँ, इत्तेफ़ाक है। ऐसी बहुत चीज़ें बनती हैं मेरे साथ। अनकॉमन इज़ वेरी कॉमन विथ मी। जीबी ने ट्रांसफ़र किया और हम गोंडल गए। उधर उस वक़्त जीबी में भी इलेक्ट्रिशियंस की कमी थी। कोई कोर्सेज़ नहीं चल रहे थे, हुँ, तो पापा ने कोर्स चालू किया अच्छा। और वो कोर्स का जो मटेरियल था, वो सब का लाइन डायग्राम्स, सिंगल फेज़, डबल फेज़, हुँ, टू वे स्विचिंग, उसका जो डायग्राम्स हैं, वो सब डायग्राम्स उन्होंने जो बताया वो सब मैंने करके, ड्रॉ करके, स्टेंसिल कटिंग करके, बुक्स बना के उन लोगों को दिया। तो उसमें मेरा भी एजुकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऐसे हो गया। तो ऐसे एक के बाद एक इतने सारे मिलते रहे। मेरा भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, हुँ, चचेरा भाई। हुँ, तो उनकी जो मशीन ड्राइंग की बुक थी, हुँ, उसमें मैंने कई एक्सरसाइजेस सॉल्व किए। और जब मैं विद्यानगर पहुंचा तो मशीन ड्राइंग की सबसे बड़ी मानी जाने वाली बुक थी मिस्टर भट्ट, अच्छा। और मैं उनको भी मिला और उनके जो एक्सरसाइजेस थे वो सब भी मैंने सॉल्व किए हुए थे। हुँ, हालांकि मैं तो गया था मेडिकल में जाने के लिए। हुँ, तो उधर मैं जीबी की गाड़ियों पर पेंटिंग करता था। मैं जो स्कूल में गया तो स्कूल का मैं नंबर 1 स्टूडेंट था ऑलवेज, एक भी एग्ज़ाम में कभी भी सेकंड नहीं आया। उस वक्त मुझे योगी जी महाराज, हुँ, प्रमुख स्वामी महाराज और डॉक्टर स्वामी, उन सबको उस उम्र में मिलने का, सुनने का और उनके साथ काम करने का एक अवसर मिला। उस वक्त गुजरात में सिर्फ के लाल के पास केसीओ था अच्छा। एंड दूसरा केसीओ सिर्फ हमारी स्कूल में था। हुँ, तो उधर स्वामी जी जो थे सब, उन्होंने मुझे केसीओ सिखाया। तो उस तरह से म्यूज़िक में रस हुआ। तो मैं अपने स्कूल के बैंड में वो जो आपने देखा होगा राज कपूर वाला एकॉर्डियन, ये एकॉर्डियन, तो एकॉर्डियन, वो मैं, ऐसा करके हाँ, वो बजाते मैं हैं। बजाता था अपने बैंड में, मैं वो बजाता था। तो अगर योगी जी महाराज अफ्रीका जाके वापस आ रहे हैं तो उसके जो बैनर लगाने हैं, भले पधारिया वॉटेवर, फ्लोट्स बनाने हैं जीप के ऊपर, कमल ये वो, तो वो सब मैं पेंटिंग करता। और वो जो भजन वगैरह गा रहे थे उससे हमें पता चला कि जो भी हो रहा है वो हरि की इच्छा से हो रहा है, अपना हो न हो उनका ही होगा और वो हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। आप रोते रोते करो या हंसते हंसते करो, मगर करना पड़ेगा। आज के मे बी 50,000 1 लाख रुपया फ़ी देने के बाद अगर हम कहीं बड़ौदा की स्कूल में एडमिशन लेते हैं हुँ, तो वो फ्रीडम नहीं होगा जो मुझे उस वक्त उधर था। गोंडल में था। और वो फेवरेटिज्म नहीं था, हुँ, मगर जैसे हमारा एक रिलीजियस इवेंट था, हुँ, तो स्कूल में एग्ज़ाम रखी थी। हुँ, तो मैं और पापा
दोनों हम्म, प्रिंसिपल को जाके अट गए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारा जब ये प्रोग्राम है उस वक्त आपने छुट्टी तो नहीं दी मगर एग्ज़ाम रखी, तो हम जा भी नहीं सकते, अभी आना ही पड़ेगा ना। हम्म, तो उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि एग्ज़ाम, मैंने बोला फंक्शन पूरा होगा 12 बजे और एग्ज़ाम है 10 बजे, तो मैं कैसे आऊँ। कैन यू बिलीव कि उन्होंने कहा मेरे पापा को कि चैतन्य हमारा अच्छा स्टूडेंट है, मैं उनको बोल देता हूँ, हम डेट बदल नहीं सकते मगर मैं बोल देता हूँ, और वो बाहर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देके चले गए होंगे मगर किसी से बात नहीं करेगा, और जब भी फ्री हो मेरे ऑफिस में आके पेपर लिख के 2 घंटे में लिख के छोड़ के चला जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अरे वाह, आज के दिन में हम ऐसा नहीं सोच सकते, जब बिल्कुल। पेपर फूटने की बात जाने दो, पेपर गांव में है मगर उनको विश्वास है कि तुम जाओ और आके लिख के जाना और मेरा प्यून रहेगा, मुझे उस वक्त टाइम नहीं है, तो 2 घंटे में पूरा करके निकल जाना। तो ऐसा विश्वास, ऐसा दूसरे शिक्षकों का विश्वास कि तुम ये हिंदी पढ़ा देना, 3 दिन के लिए ये संस्कृत पढ़ा देना, और उधर स्टोर भी चलाता था मैं बच्चों के लिए, तो वो एक ट्रेनिंग थी कि रियल लाइफ में क्या हो सकता है। प्रीलिम्स में हुआ ये कि स्पेशल ज्योग्राफी मैंने लिया था और उसमें 70 मार्क्स आए, तो मैंने कहा सब जगह पर 95 आए हो और ये 70 की वजह से तो बहुत कम परसेंटेज हो जाते हैं, तो कुछ आपको करना चाहिए। तो हमारे स्पेशल ज्योग्राफी के टीचर ने कहा कि चैतन्य, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट में 70 इज़ वेरी गुड इन बोर्ड एग्ज़ाम, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा नहीं, इससे ज़्यादा आने ही चाहिए। सो इस साइड अगर ऐसा करना हो तो आपको स्पेशल एरिथमेटिक लेना चाहिए था, उसमें 100 आ सकते हैं, ज्योग्राफी में नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि सर आपको मुझे स्पेशल एरिथमेटिक लेने के लिए बोलना चाहिए था ना। वो बोले मगर हमारे पास, तो हम प्रिंसिपल के पास गए, उन्होंने कहा हमारे पास स्पेशल एरिथमेटिक के टीचर ही नहीं है, इसलिए हम ये सब्जेक्ट ऑफर नहीं करते हैं। तो तब मैंने बोला कि सर वो हमारा हेडेक है मगर अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी वो आपको बताना चाहिए था, एज ए टीचर गाइड करना था कि 100 चाहिए तो एरिथमेटिक लो, मैं वो सीख लेता, सीखने में क्या है, सीखेंगे कुछ भी। तो बोले पढ़ाएगा कौन। सो दिसंबर में फॉर्म भरते वक्त मैंने स्पेशल ज्योग्राफी छोड़ के स्पेशल एरिथमेटिक लिया और 3 महीने में मेरे पापा ने पूरा कोर्स मुझे सिखाया। मेरी इच्छा और पापा की तैयारी पर विश्वास करके 7 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट सिर्फ 3 महीने के लिए 3 महीने पहले चेंज करने दिया, और मेरा भी 100 में से 100 आया और सेंटर फर्स्ट भी आया, और स्कूल भी उस वक्त पहली बार सेंटर फर्स्ट आई। संबंध है टीचर स्टूडेंट का, विश्वास जो है वो सब जो था जितना था आज भी अच्छा ही होगा मगर इस तरह का नहीं होता है, माहौल काफ़ी बदला हुआ है। डॉक्टर सी एच बुच इलेक्ट्रिशियन भी है, प्लम्बर भी है, प्लम्बर पेंटर भी है, तो घर का सब काम और म्यूजिशियन भी है। आप ही खुद कर लेते हैं, किसी को और सेवाएं लेते हैं? मैं फिर बड़ौदा आया, तो बड़ौदा में आने के बाद क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन था, माय मदर डेवलप्ड ए प्रॉब्लम, तो उनको वेस्टिंग ऑफ स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड, तो वो पकड़ नहीं सकती थी, तो ग्रिप नहीं थी। उनका डायग्नोसिस भी मैंने मेडिकल में आके उसके बाद किया कि ये तो जो बोल रहे हैं वो तो डायग्नोसिस नहीं लग रहा है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब पता चला कि ये फिट नहीं हो रहा है, एंड देन आई डायग्नोस्ड जो उनकी बीमारी थी, मगर तब तक मैं वो कर नहीं पा रही थी। इसलिए सुबह में 8 बजे डिसेक्शन हॉल में पहुंचना होता था, और जैसे मैंने आपको बताया हम लोग काफ़ी लोग घर में थे, और उस वक्त हर एक व्यक्ति कम से कम 5-7 रोटी खाता था। तो मैं कम से कम 50 रोटी बना के साइकिल पे इलोरा पार्क से मेडिकल कॉलेज डिसेक्शन हॉल में 5 मिनट पहले पहुंच जाता था। माय ऑल क्लासमेट्स, ऑल गर्ल्स, दे वर सरप्राइज कि तुम 50 रोटी बना सकते हो। तो मैं वो भी किया, कुक भी था। अब ये जब से मैं बात कर रहा हूँ, अब हर चीज़ कर रहे हैं। जब बच्चे थे तब भी बड़े बड़े काम कर रहे थे, है ना? तो एक बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते लिखते तो बढ़िया है, लेकिन शरारत एक शब्द है,
वो क्या आपकी ज़िंदगी में क्या स्थान रखता है? शरारत की कभी आपने? मैं वैसे कन्वेंशनल टर्म्स में शरारती लड़का नहीं था। यू विल बी सरप्राइज्ड हुँ, कि आज के ज़माने में टीटीएस आप जानते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच। जी। अगर आपके स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ है हुँ, और अगर आप बोलेंगे ये मुझे बोल के बताओ, तो कंप्यूटर या मोबाइल जिसके अंदर जान नहीं है वो बोलेगा। मुकम करोति वाचालम, जो मुक है वो टेक्नोलॉजी को हमने वाचाल बोलने वाला बना दिया। पंगुम लंघयते गिरिम है, मुकम करोति वाचालम जी। है, तो वो बोलने लगता है। मेरे पास उस वक्त भले ही ऐसा मोबाइल नहीं था, बट मेरी माँ थी अच्छा, और पढ़ने में मैं बहुत ध्यान रखता था, वो पढ़कर सुनाती थी आपको? मगर मैं पढ़ता नहीं था, वो अच्छा, ही सुनाती थी। हर ओके। वक्त वो ही सुनाती थी हुँ, और उनके सुनाने, और मैं तो पढ़ा पढ़ा ऐसे आंखें बंद करके सुनता था। हुँ, तो मेरा रिवीजन भी ऐसे ही होता था। फिर जब मैं आगे के स्टैंडर्ड में आया और एसएससी पास हुआ, फिर उन्होंने कहा अभी ये बहुत हो रहा है, मेरा बीए ठीक है, हुँ, मगर हुँ, तुम अभी मेडिकल में जा रहे हो, तो नाउ तुमको खुद पढ़ना चाहिए। हुँ, तो भी वो जो आदत थी उसकी वजह से मैं मेडिकल में जब आया बड़ौदा में 1974 में, बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, जी। तो उधर भी मैं जब पढ़ता था तो रिकॉर्ड कर लेता था। अच्छा, और वो जो मुझे लगे कि दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें मैं रिकॉर्ड करता था। और बीच बीच में हिंदी सॉन्ग भी रिकॉर्ड करता था। तो 10 मिनट के बाद एक हिंदी सॉन्ग आएगा और मुझे पता है कि मुझे 3 कैसेट या 6 कैसेट का कोर्स एक बार और सुनने का बाकी है। तो ये बहुत अनयूजुअल स्टाइल था और वो चला थ्रू आउट एमबीबीएस। कॉलेज में गया तो मैं तो गुजराती मीडियम से गया अच्छा, और बड़ौदा मेडिकल कॉलेज तो नहीं इंग्लिश मीडियम है, ओके, तो वो मुश्किल था। आता था सब कुछ, हुँ, मगर पता नहीं था कि ये जो बोल रहे हैं वो ये है। हुँ, तो मैंने पूछा सर को कि सर हाँ, यहाँ पर मैं और मेरे सब फ्रेंड्स हैं, वो एक एक वर्ड याद रखने के लिए हैरान हैं। हुँ, आप तो बोल देते हैं 25 नए वर्ड्स एक लेक्चर में, मगर दूसरों के लिए वो बहुत मुश्किल है। तो आप मुझे एक ऐसी डिक्शनरी का नाम दो जिसमें इंग्लिश से गुजराती में लिखा हुआ हो, समझाया हुआ हो। हर एक शब्द का गुजराती नहीं होता, हुँ, मगर उसकी समझ तो दे सकते हैं कि हुँ, क्रेनियो फेरिंजियोमा मीन्स क्रेनियम मीन्स आपका सर है, फेरिंग्स गले में है, और ओमा मीन्स की एक गांठ। तो ये ऐसी गांठ जो इस जगह की हो, फाइब्रोसार्कोमा, तो ये समझाने की ज़रूरत है, उसके लिए डिक्शनरी का नाम दीजिए। उन्होंने कहा कि चैतन्य, ऐसी कोई डिक्शनरी इंग्लिश टू नहीं है, गुजराती है ही नहीं। ओहो! वो उस वक्त मैंने ठान लिया कि इस ये होनी चाहिए। नाउ मैंने एज ए चीफ एडिटर विथ केदार देसाई, जैसे आप जानते हैं, मेड मीनिंग्स 84,000 वर्ड्स की इंग्लिश टू गुजराती मेडिकल डिक्शनरी बनाई, वो अभी के स्टूडेंट्स के लिए, और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। ये डिक्शनरी पूरी दुनिया में फ्री में दे रहे हैं। अच्छा, खर्च तो काफ़ी हुआ है, मगर हम फ्री में दे रहे हैं। सो अगर आप क्रेडिट के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, मगर प्रमुख स्वामी का भी कहना था कि पहला बीजाणु जो, पेला? पहला हुँ, बीजाणु जो। ओह! So don't think of yourself only. So if you, when you come to my clinic, you see मेरा मिशन स्टेटमेंट है रीच मोर, नॉट मोर रिच, RICH। रिच, अच्छा, ज़्यादा हाँ, रिच होना जरूरी नहीं है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। पहुँचने का, रीच। तो इंटरनेट की वजह से मुझे ये भी मिला कि हुँ, आई एम एबल टू रीच मोर, इतनी हद तक कि अगर मैं आपके फील्ड की बात करूं, हुँ, तो गूगल में मैं लेवल 9 लोकल गाइड हूँ। तो उसमें मैंने जो फ़ोटो रखे हैं, हुँ, क्योंकि फ़ोटो आपकी बात है इसलिए मैं, मेरे मेडिकल तो बात नहीं करनी है, हुँ, हुँ, तो हुँ, फ़ोटो, नहीं कर सकते नहीं हैं नहीं हम। नहीं नहीं, मैं फ़ोटो जो रखे वो फ़ोटो 2,90,00,000 लोगों ने देखे हैं। अगर इसका उपयोग मैं मार्केटिंग के लिए करता तो कितना हो सकता था, ये मैं सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा कभी इरादा ही नहीं था, आई जस्ट वॉन्टेड टू रीच मोर। तो अगर कोई आदमी कहीं पे भी जा रहा है और उसको लग रहा है अगर मैं जहाँ वहाँ गया हूँ तो उसके, मेरे विचार उसको पसंद है, तो उसको पता चलेगा कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये ब्रेड नहीं खाने जैसा है एशियन के लिए, तो वो नहीं खाएगा, दूसरी खाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि काम अलग तरह से करने से
वो अपने आप सफल हो जाता है। और पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता है। मैं डॉक्टर हूँ, मगर मैं डॉक्टर के अलावा क्या कर सकता हूँ? यस यस तो मैं अपने कंसल्टिंग से बाहर निकला, हम्म और जब वहाँ निकला तो मैं ब्लाइंड स्कूल गया, उन लोगों को फ्री देखने के लिए, उनको फ्री हेपेटाइटिस इम्यूनाइजेशन वगैरह देने के लिए। तो बड़ौदा में इतनी अच्छी ब्लाइंड स्कूल है, तो उधर जाके मैंने ये काम शुरू किया। बाहर जाने से मुझे पता चला कि उनको प्रॉब्लम है कि कागज़ खरीदना पड़ता है ब्रेल की प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो कागज़ खरीदने का जो खर्च है, वो इतने सारी लड़कियां हैं तो कम से कम साल का 1 लाख रुपया कागज़ खरीदने का खर्च है। तो मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा हमारे यहाँ सब रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, पूरे भारत में सबसे सस्ता कागज़ कहाँ मिलेगा, वो लेके उनको मदद करें, पहला बीजाणु जो। सो आई थॉट लेट मी हेल्प देम, बट आई कुडंट, क्योंकि वो अगर मिलता भी है मगर कुरियर का भाव चढ़ जाता है ना, बड़ौदा में से लो और सहारनपुर से लो तो फ़र्क पड़ता है। फिर मैंने सोचा कि ये सच्ची रीत नहीं है, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। तो इसलिए मैं बड़ौदा हाई स्कूल में गया, वहाँ से मैंने वो ड्राइंग बुक्स के थिक पेपर्स थे उनका और इनके जीएसएम सेम थे। अच्छा। तो वो लेके मैं ब्लाइंड स्कूल में गया और उन लोगों को दिखाया। उनको तो दिखता नहीं है कि इसमें पेंटिंग किया हुआ है, तो उनके लिए तो वो ब्लैंक पेपर ही है। तो उन्होंने यूज़ करना शुरू किया, फिर हमने उसके ऊपर उनकी एग्ज़ाम ली और वो बराबर यूज़ कर पाते थे। सो गड़बड़ कहाँ थी? देखने वाले लोग उनको प्रैक्टिस करने के लिए ब्लैंक पेपर मार्केट से खरीदते थे, भूल वहाँ थी। तो उस वजह से हमारा अभी कॉस्ट सेविंग ब्रेल, आप मुझे ब्लेम करेंगे मगर नाम CSB आ गया उसमें, ऐसे ही बैठ गया कि कॉस्ट सेविंग ब्रेल प्रोजेक्ट किया, एंड दिस वाज अप्रिशिएटेड बाय PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एंड दे रिकमेंडेड इट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन गुजरात स्टेट इन ऑल ब्लाइंड स्कूल्स। इसकी वजह से कागज़ रिसाइकल हुआ, दूसरी बार इस्तेमाल हुआ, एंड देयरफॉर वो बच भी गया, तो पैसा बचा, ट्री बचे। तो मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर एनवायरमेंटल सेविंग इन ब्रेल, ये कहीं से भी कोई सोच के जा नहीं सकते इस तरफ हम। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ऐसा हुआ। मैंने जब क्लिनिक शुरू किया 84 में, तो मैंने कंप्यूटर यूज़ करना शुरू किया। बहुत महंगा था, एक डेस्कटॉप 1 लाख रुपए का था जी। और मेरे पास तो कुछ पगार पैसा कुछ था नहीं, मगर फिर भी लोन लेके किया, और देन आई बिकेम कंप्यूटर सपोर्टेड बुच। मगर उसके अंदर आगे इतनी क्रांति हुई कि उसमें फिर इंटरनेट आया और सब एक दूसरे से जुड़ गए, और वो जो सब जुड़े, दैट्स आउट माई पर्पज ऑफ रीच मोर। तो मैं क्लिनिक से दूसरे सब डॉक्टरों के पास पहुंचा, और पहुंच सका इसलिए मैंने एक चालू किया, और मेडिकल बुलेटिन बोर्ड सर्विस, जब इंटरनेट नहीं था तब BBS था, तो MBBS अच्छा, मेडिकल बुलेटिन बोर्ड सर्विस चालू की, और सब डॉक्टरों के साथ मैं जुड़ा हुआ था मोडेम के थ्रू। तो ये मेरे लिए नया सीखने वाला बात था। उन लोगों के लिए अपने घर में, अपने कंप्यूटर में नई माहिती और उनको जो चीज़ की ज़रूरत है वो इंटरनेट पर से लेके। और दूसरी एक बात कि उस वक्त अबाउट 80 to 100 रुपीज़ पर मिनट में बात होती थी अमेरिका। तो यहाँ पर तो इंटरनेट नहीं था, सर्वर नहीं था, तो मैं ISD पर करता था और पढ़ता था और यहाँ लोगों को देता था। उसकी वजह से यहाँ के जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने मुझे वडोदरा के लिए इंटरनेट एक्सेस कमेटी का चेयरमैन बनाया, और IEEE ने और कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, उन्होंने मुझे इलेक्ट किया प्रेसिडेंट ऑफ CSI वडोदरा। मेडिकल डॉक्टर क्यों होगा CSI का चेयरमैन, बट मैं बना। और मेरा ये कहना था कि बड़ौदा के लोगों को सर्वर नहीं मिलता है, अहमदाबाद वालों को मिलता है, बॉम्बे वालों को मिलता है, पुणे वाले को नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों? सब लोग एक समान हैं, सबके अधिकार हैं, मगर इतना सारा पैसा इतने नए सर्वर करने का नहीं था। तो मैं यहाँ GM टेलीकॉम को मिला, हमारी कमिटी और इंजीनियर्स और उनके सुझाव के साथ, कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जब इंटरनेट पर लॉगिन करें तो लोकल कॉल गिना जाए, उसका पैसा STD न लिया जाए, और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई भी सर्वर में भारत में लॉगिन कर सकता है।
यहाँ जो राकेश बाबू थे उन्होंने सोचा ये तो डॉक्टर है, इसको हम्म। टेक्नोलॉजी में क्या समझ पड़ेगी, तो हाँ बोल देते हैं। तो उन्होंने हाँ बोल दी। हमने दिल्ली में भी बात की और फिर जन्म हुआ आईएसपी का। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हुए, उनके डायल-अप लाइन जो हुए भारत में, वो लोकल कॉल एक्सेस फर्स्ट टाइम इन द कंट्री was started at our request from Vadodara. So Vadodara officially, Rakesh Babu got congratulations for that. So बड़ौदा उस वक्त, मैं 98-7 की बात कर रहा हूँ। सो एक सिर्फ सबको एक समान मिले, वो सोच के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जिसके पास जो नॉलेज है वो लेके उसको सोल्व करने का प्रयत्न करने से बड़ौदा में से हुआ और बाद में सब आईएसपीज बने। यूनाइटेड नेशंस 30 कंट्रीज में प्रिसिशन हेल्थ का काम करना चाह रही है। लोग क्या करेंगे वो भूल जाओ। हमें ये सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम में, कुछ ऐसा है जो मैं सुधार सकता हूँ। अगर 1 करोड़ लोग, 140 नहीं, 1 करोड़ लोग 1 करोड़ चीज़ सुधारेंगे तो वो बहुत बड़ी बात है। कि सब लोग सोचते हैं कि मैं जब रिटायर होऊंगा ना तब मैं ये करूँगा। अभी हमें पता नहीं है हम कल रिटायर होंगे या पिछली दिन या अगली सवार रिटायर हो सकते हैं। राइट। तो जो हम करना चाहते हैं वो हमें कर लेना चाहिए, उसके लिए रिटायरमेंट की राह नहीं देखनी चाहिए। तो चालू प्रवृत्ति में निवृत्ति का कार्य करना, ये सोच के साथ मैंने 2005 में से ही 20% पेशेंट कम देख के પહેલા બીજાનું જો મારી પ્રેક્ટિસ તો ચાલે છે, आई डोंट नीड crores ऑफ रुपीज़, जो है उतना यूज़ किए बिना ही हम मरने वाले हैं। तो आगे पढ़ाई कर सकते हैं मगर आगे कमाई की ज़रूरत नहीं है। वो पता होने की वजह से ये चालू किया और उसका असर ये हुआ, ये हम सोच नहीं सकते, प्लान नहीं कर सकते, मगर जनवरी में ही ऐसा हुआ कि जो मेडिकल में लिटरेचर ट्रांसलेशन, भारत सरकार का गुजराती लैंग्वेज रिसोर्स पर्सन, एआई का ट्रांसलेशन जो है उसका वैलिडेशन करने के लिए मैं हूँ। अमेरिका के जो नए इम्प्लांट्स आते हैं, हम बोलते हैं कि आपको ये नया सांधा डालना पड़ेगा, तो आप हाँ बोल देंगे मुझ पर विश्वास होने की वजह से, मगर आप नहीं पढ़ पाते हैं वो, क्योंकि वो जर्मन में है या फ्रेंच में है या तो हम उसका गुजराती में करते हैं। तो ये सब ट्रांसलेशन जो हम कर रहे हैं, ऐसे ट्रांसलेशन की वजह से और दूसरी सब चीज़ों को पेशेंट फ्रेंडली बनाने की जो इच्छा है, उसकी वजह से ये सब हो पाता है। ये वो डॉक्टर बुच है जो लोगों को देना चाहते हैं दूसरों को, है ना? जो आपको आपके धर्मगुरु ने बताया कि दूसरे का सोचिए, तो अभी तक दूसरे का, मैं सोच रहा हूँ अपने आप का सोचिए। तो मेरा सवाल ये था कि कोई एक ऐसा दोस्त या एक टीचर जिसने आपको आज तक छोड़ा नहीं हो, वो नाम याद है आपको? मैं थोड़ी आपको यादों में ले जाना चाहता हूँ। मुझे एक बीमारी भी है न भूलने की। वही चाह मैं रहा हूँ आसानी कि से भूलता नहीं, तो न भूलने की बीमारी है। तो हमारे टीचर्स जो थे उनका तो मैंने अभी भी व्हाट्सएप पर भी ग्रुप रखा है और उनके रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं। भले ही आज वो 92 ईयर्स के हैं, फिर भी हम कांटेक्ट में हैं। और वो लोग भी, उनको जो भी लगता है कि ये बोलने जैसा है वो मुझे बताते हैं। तुम्हारा ये आर्टिकल जो फेसबुक पे लिखा था, जो मेडिकल था, उसमें तुमने गुजराती में लिखा था, उसमें एक ह्रस्व और दीर्घ की भूल थी। अच्छा। मेरा फास्ट फ्रेंड डॉक्टर हेमंत ब्रह्मभट्ट, सहयोग सर्जिकल हॉस्पिटल गोरवा में है, उसका जो है और मेरा जो है क्लिनिक का, उसका नाम अभी तो एमबीबीएस पास होना बाकी था। अच्छा। मगर हम स्टेयर केस पे बैठे थे और क्या नाम होना चाहिए। मैंने सोचा कि ये जो जगह है, जो हम पास हो जाएंगे, बाद में क्लिनिक करेंगे, जॉब नहीं करने वाले हैं, वो नक्की था। तो क्लिनिक करेंगे तो क्लिनिक का नाम, वो मेरी जगह है जहाँ पर मैं पेशेंट्स को देखूंगा, है ना। तो वो पेशेंट इज द पर्सन इन द टेम्पल कॉल्ड क्लिनिक। तो हमें उनकी पूजा करनी है, तो वो मेरी पूजा का स्थल है। दैट इज माई प्लेस ऑफ वर्क एंड वर्क इज वर्शिप, बट वर्शिप इन गुजराती इज पूजा, इसलिए मैंने पूजा नाम रखा। सब मैं इसको उल्टा कह रहा हूँ कि हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं और वो एक टेम्पल में जाते हैं, जब भगवान के कुछ मांगना होता है तो वो टेम्पल में जाते हैं।
तो आप उल्टा समझिए कि लोग आपसे मिलने आ रहे हैं एक टेम्पल में जिसका क्लिनिक का नाम तो वहाँ मैं पूजा के इसका लिए ये कहूँगा कि ये भगवान है वो बात गलत है, और हुँ, डॉक्टरों के हाथ में जिंदगी है ये भी गलत बात है, हुँ, क्योंकि टेम्पल के अंदर मूर्ति होती है वो हुँ, पत्थर की होती है। हुँ, जिस चीज़ की वजह से जो सब कुछ अच्छा हो रहा है वो तो एनर्जी है, और वो हुँ, एनर्जी भगवान है। हुँ, वो जहाँ पर आपने अपना सर रखा हुँ, वो तो काबा का पत्थर है या हुँ, शिव जी का शिवलिंग है, मगर वो नहीं है। उसकी आपकी जो मान्यता है उसकी वजह से आपके ऊपर जो आशीर्वाद आते हैं हुँ, वो सॉफ्टवेयर है। हुँ, लगता है कि मोबाइल चलता है, हुँ, मोबाइल नहीं। लगता सॉफ्टवेयर है चल कि रहा है। कार चलती है, कार नहीं। उसके हुँ, अंदर का पेट्रोल उसकी एनर्जी है। हुँ, तो सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर चलता है। हम लोग भी सोचते हैं कि तन जो है हुँ, उसको धन से अगर बहुत अच्छा बनाया जाए तो वो अच्छा चलेगा, मगर वो गलत सोच है, क्योंकि मन से चलता है और सॉफ्टवेयर से सब कुछ चलता है। तो हमें भी ये सोचना है कि हमारा काम जो है वो, अगर एक 5 या 10 साल का बच्चा, हुँ, ऐसे कई हैं जो 15 साल के हैं, और हुँ, कार्डियक सर्जन की गाड़ी बिगड़ गई और उसकी ब्रेक उसने रिपेयर की, हुँ, अगर उसने अच्छी तरह से नहीं की तो हुँ, वो कार्डियक सर्जन मर सकता है, और उसकी ज़िंदगी वो राइट, रिपेयर करने वाले के हाथ में है ना। राइट, एक इलेक्ट्रिशियन ने अच्छा वायरिंग नहीं किया, आप सिर्फ ऑन करना चाह रहे हैं और शॉक लगा, जा हुँ, सकते हैं। सो सब लोगों की ज़िंदगी हुँ, सब लोगों के ऊपर आधारित है, हुँ, और ये हाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये बचा रहा है या वो बचा रहा है, क्योंकि सब लोग, कोई मार नहीं रहा है मगर हुँ, सब कोई बचा रहा है। हुँ, अगर आपका अच्छा पहना कुछ आपने, तो वो हुँ, किसी टेलर ने बनाया, वो हुँ, आपकी इज्जत बचा रहा है। हर व्यक्ति के ऊपर सबके ज़िंदगी का आधार है, हुँ, और हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए हुँ, और किसी एक को आइसोलेट हुँ, नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरा जी, बहुत क्लियरली मानना है। हुँ। चलिए सर मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ था कि मैं सवाल बोलता रहूँ, रैपिड उसके फायर, एक हाँ, एक-एक, आपको 2-2 रैपिड लाइन आप फ एक-एक, 2-2 लाइन बाद हम आप जवाब ठीक देते है, जाएँ, है ना? ठीक है। एक उससे पहले मैं एक बोल दूँ, जी, बोलिए ना। जब हम पढ़ते थे और आप पढ़ते थे तब हुँ, सच्चा और अच्छा हुँ, जवाब देने वाले को ज़्यादा मार्क्स और रैंक मिलता था। जी, आज के एआई के ज़माने में हुँ, सच्चा सवाल पूछना, हुँ, मतलब में इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जी, तो जो सच्चा और अच्छा सवाल पूछ सकता है हुँ। वो ज़्यादा सफल होता है। अब सवाल तो आप पूछने वाले हैं, मैं मैं को तैयार हूँ। मैं तो कोशिश आप कर रहा मेरा हूँ। उपयोग एआई की तरह एक्चुअली कर रहे जो हैं। मैं सोच के लाया था, जिस ढाँचे में हम बात करने वाले थे, यस, तो बूच साहब ने उसको काफ़ी अलग से उस साँचे में डाल दिया। ओके, लेकिन वो बेहद रोचक जानकारी थी। होप सो। ऐसा मैंने सोचा नहीं था जो जैसा आपने बताया कि वो समाज के लिए एक बहुत बढ़िया और रोचक जानकारी है और हो सकती है। अब मैं छोटे-छोटे सवाल में ये करूँगा कि सर वापस आपको वहीं ले जाता हूँ जहाँ से प्रोग्राम शुरू किया था। स्कूल के दिनों में आप खुद को कैसा बच्चा मानते थे? भीड़ का हिस्सा या अलग-सा? मैं पूरा हिस्सा था, और सब लोगों को मेरे साथ तो बनता ही था। हुँ, नहीं तो आप सुनो, कोई स्टूडेंट अपने क्लासमेट के पास से हुँ, टीचर के रूप में सीखेगा क्या? बट दे वर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड दे वर ऑल्सो नोइंग, एंड दे वर ऑल्सो रेडी। सो मेरे ख्याल से मेरी बहुत अच्छी बनती थी सब लोगों के साथ। कॉलेज की अगर मैं बात करूँ आपसे तो जब कॉलेज में आप गए तो आपका आपका कैसा फ़ील हुआ? ज़िंदगी में अचानक इतना गंभीर क्यों लगने लगती है? जब भी कॉलेज जाते हैं तो थोड़ी समझ आ जाती है और वो जो एक लड़कपन रहता है, तो वो कहीं खो-सा जाता है, ऐसा लगता है वहाँ जाके कन्फ्यूज़ होता है आदमी। आपको ऐसा हुआ था? डेफिनेटली मैं भी एक नॉर्मल बच्चा ही था। एग्ज़ाम थी, पहली एग्ज़ाम फर्स्ट एमबीबीएस की। तो मैंने कहा पापा को कि मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी सीखना अभी बाकी है, एग्ज़ाम देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। जी। तो इस वक्त मैं ड्रॉप लेता हूँ। पापा ने पूछा कि तुम क्लास अटेंड करते थे या आराधना में थे? मैंने बोला मैं अटेंड करता था। इस वक्त क्योंकि तुमको स्ट्रेस है कि इंग्लिश में इतना सारा आता नहीं है, हुँ, तो यो जो डर है उसको निकालने के लिए मैं तुमको ऑफ़र देता हूँ कि तुम अभी पढ़ना बंद कर दो। हुँ, जो पढ़ा है उसके साथ ये एग्ज़ाम दो। और हुँ, मैंने फ़िज़ियोलॉजी की एग्ज़ाम दी, और हुँ, मुझे डर था कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा। हुँ। और अगर उस वक़्त ऐसा था कि अगर 50 मार्क आपके आते हैं तो 10 में से अच्छा। 5 हो जाते हैं। अगर 49 है, 48 है तो भी, 45 से ऊपर है हुँ, तो पासिंग तो हो जाएगा। हुँ, तो मेरे आए 49, हुँ, और शर्त क्या थी कि हर एक मार्क के लिए जितना कम आएगा 50 से, उसके लिए मुझे ₹10 मिलेगा।
तो मैंने पापा से कहा कि मुझे आपसे 10 रुपया चाहिए। उन्होंने पूछा कि तुमको पेपर चेक करने के लिए नहीं देते हैं, अगर आपको देंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ भूल हुई, तो पेपर लेके आओ। तब जब मैं गया तो पेपर था ही नहीं। तो जैसे मैंने बताया वो हेमंत ब्रह्मभट्ट वो अपना पेपर लेने गया, बोला सर मैंने मेरे फ्रेंड का देखा तो उसका तो एक सवाल आपने चेक ही नहीं किया है। तो उन्होंने वो सवाल चेक किया और 14 में से 11 मार्क दिए। आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग 60, 49 का 60 हो गया, तो फर्स्ट क्लास मार्क आ गए। तब मुझे पता चला कि मैं गलत था, मैं अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मैं करंट स्टूडेंट पक्का बन गया कि कुछ भी सीखने के लिए मुझे कभी, इसीलिए मैं MIT में से एसिड पेप्टिक डिजीज में 2008 में मैं साइबर लॉ किया, क्योंकि वो कंप्यूटर सपोर्टेड में से फिर मैं साइबर सर्फिंग बूच हुआ और बाद में मैंने 2008 में साइबर लॉ किया तो साइबर सिक्योर बूच हुआ। मगर ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि फिर मुझे कोई डर ही नहीं था कि फेल होंगे तो क्या होगा, फिर पढ़ सकते हैं। मेरा लड़का जब पढ़ता था उस वक्त मैं भी एग्जाम दे रहा था। जब मैंने 2008 में लॉ में नंबर 1 आया मेरा, तो मेरी जो डिग्री थी वो कॉन्वोकेशन में देने वाला जो था वाइस चांसलर, वो डॉक्टर गोयल, वो मेरा क्लासमेट था। अच्छा, मैं फेल भी नहीं हुआ हूँ, फिर भी इतने सालों के बाद वो चांसलर हो गए और उस वक्त भी मैं पढ़ रहा हूँ और नंबर 1 अव्वल आ रहा हूँ। तो वो डर निकल जाने की वजह से ये हुआ। तो सब लोगों को यही सोचना चाहिए और सबके पेरेंट्स को ऐसे बच्चों को तैयार करना चाहिए कि डरना क्या है, मैं आपको पैसा दूंगा ना। कितने सारे अंबुज साहब ने अलग अलग अपने नाम के मतलब निकाल लिए। आपने निकाला कि CS बुच, सिक्योर बुच, क्लिनिकल साइंस बुच, हाँ। चैतन्य एस बुच, क्लिनिकल साइंस बुच, कंप्यूटर सपोर्टेड बुच, कंप्यूटर सेवी बुच, साइबर सर्फिंग बुच, साइबर सिक्योर बुच, चैरिटेबल सोशल बुच एंड क्लिनिकल साहित्यकार बुच। मैं साहित्यकार साहित्य लिखते हैं, क्लिनिशियंस रिसर्च पेपर ही लिखते हैं, मगर मैं साहित्य की भाषा में पेशेंट्स के लिए क्लिनिकल मटेरियल गुजराती में सुवाच्य बना के लिखता हूँ। तो इसीलिए हमने उसका नाम भी रखा था कि चारों दिशा से जो नॉलेज आता है वो ज्ञान हम इंग्लिश में से गुजराती में उसको हमने बोला था पांचवी दिशा। पांचवी दिशा वैसे 4 होती है ना डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसमें से न्यूज आते हैं, इसलिए NEWS न्यूज बना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो 4 दिशा हुई ना, तो उससे आगे का काम हम क्या कर सकते हैं, तो वो पांचवी दिशा की गुजराती में करें। तो ऐसे बनता ही रहता है, हर महीने हर वीक कुछ ना कुछ ऐसे बनता रहता है। कोई आता है बताता है और हमें लगता है ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करने की वजह से वो चीज़ हो जाती है और फिर पता चलता है कि अरे ये तो किसी ने नहीं किया था। ऐसा हो रहा है कि आपकी नज़र हमेशा अध्ययन पे रहती है। आप रिसर्च पे रहते हैं। नहीं, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन, वो बोलते हैं ना टीवी पे, दाग अच्छे हैं वो जाहिरात जो है ना, ऐसे प्रॉब्लम्स अच्छे हैं, राइट। और प्रॉब्लम्स अगर हम समझते हैं तो उसको सॉल्व करने का रास्ता मिलता है। और प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, अगर चैलेंज बहुत बड़ी है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। चैलेंज एंड स्किल, उसमें भी CS आ गया। अगर चैलेंज बड़ी है और स्किल कम है तो हम डरेंगे, स्ट्रेस हो जाएगा। अगर चैलेंज छोटी है और स्किल बहुत बड़ी है, यू विल बी, अरे क्या है ये 5वीं कक्षा वाले को पढ़ाने का है मुझे, मैं तो PhD हूँ, तो यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड, तो यू वोंट डू इट। मगर चैलेंज और स्किल दोनों अगर मैच होते रहें, और जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती है, वो मैं कहता ही हूँ कि सबसे पहले अपना एक बुक मैंने लिखी, ABCD ऑफ सक्सेस। हाँ, तो उसमें इसी वजह से ये लिखी, क्योंकि मैंने देखा कि अगर मेरा एम है और मेरा बिहेवियर वो एम के मुताबिक है और मैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ, डेडिकेशन के साथ करता हूँ, डिटर्मिनेशन के साथ करता हूँ, और अपना एफर्ट डाल के अपने आप को एक्सेलेंस देता हूँ, तो मैंने जिस चीज़ पर फोकस किया है वो मैं फाइंड कर पाऊंगा और उसमें मैं ग्लोबल ग्रैंड सक्सेस ले सकूंगा। ऐसा कोई भी कर सकता है। सो ABCDEFG ये जो मैंने बताया, उसका मैंने सोचा हर कॉलेज और स्कूल वाले को एक सक्सेस गाइड के रूप में देता हूँ। तो मैंने एक बुक लिखने के लिए लिखा है अमेज़न पे,
और वो बुक नंबर 1 हॉट न्यू रिलीज Best seller. अमेजोन पर हुई। और उस वक्त मैं अमेरिका में था, भूल से मैंने amazon.com पे पब्लिश कर दिया और amazon.in में चेतन भगत ने पब्लिश किया। और नंबर 1 हॉट न्यू रिलीज इन दैट वीक इन इंडिया was चेतन भगत and in USA was Chetan Buch. So what happened that by mistake we had on both the countries, India and US, Indian was number 1. राइट राइट। चलिए सर, मतलब ये टेक्निकल बातों से थोड़ा फिर हट के जिंदगी को Yes, yes. देखें। आप जब कॉलेज आ गए तो वो एक अवस्था ऐसी रहती, लेकिन साथ ही में इस दौर में दोस्ती, मोहब्बत या अकेलापन किसने आपको सबसे ज्यादा समझाया? दोस्ती सबसे ज़्यादा अच्छी रही। ऐसे इतने अच्छे और बहुत अच्छे और बहुत लोग मिले, और उन लोगों ने, भले ही मैं बड़ौदा में पढ़ा नहीं था, काठियावाड़ से आया था, लोग बोलते हैं वाया विरमगाम, तो मैं वाया विरमगाम से आया था, फिर भी सब लोगों ने बहुत ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सब काम जो है दिमाग से करते हैं। मैं यूं कहूँगा कि दिल से नहीं, दिमाग से करते हैं। उसी पे एक सवाल है कि क्या कभी ऐसा हुआ कि दिल ने कुछ कहा और दिमाग ने रोक दिया? ऐसा होता था कभी कभी, मगर मैंने एक ही अनुभव किया और फिर मैंने वो छोड़ दिया। कि जैसे मैं अपने कंसल्टिंग रूम में से बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर जो बच्चे हैं उनको देखने जाता था। ये काम मेडिकल था, मगर मेरे थॉट में ये था कि डोंट डू ओनली व्हाट यू डू। तो मैं कंसल्टिंग से तो बाहर निकला ना, तो मैं प्लेटफॉर्म पर जाता था। वहाँ से जो मुझे पता चला और उनको जो पढ़ाया और मेडिकल देखा, उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें आपसे, अभी वो दोस्ती हो गई होगी, कि आपसे ड्राइंग पेपर्स और क्रेयॉन्स चाहिए। और मेरे दिमाग ने कहा कि मैं एक तो अपॉइंटमेंट के बिना देखता नहीं हूँ, उनको वैसे ही देखने जाता हूँ, पैसा लेता हूँ, उधर पैसा भी नहीं लेता, और वो आते भी नहीं है, मैं जाता हूँ। तो ऐसा मैं डॉक्टर, ऐसे मैं इतना सारा कर रहा हूँ, अभी मुझ में वो करता भाव आ गया कि ये कौन होते हैं मुझसे और मदद मांगने वाले। तो ऐसा मुझे लगा दिमाग को। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उनके लिए अगर ले भी लूँ, उनके लिए अगर मैं ले भी लूँ कि मान लो ड्राइंग पेपर्स मैंने दिए या मैंने क्रेयॉन्स दिए, तो मैं क्या मर जाने वाला हूँ। मैं मेरे बच्चों के लिए भी लेता हूँ, उनके तो माँ बाप हैं नहीं, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, तो मैंने उनको दिया। आप नहीं मानेंगे, उनको जब मैंने ये ड्राइंग पेपर दिए और उन्होंने जो ड्राइंग किया रेलवे प्लेटफॉर्म पे, एक पेशेंट ने बोला सर मेरी वाइफ को बहुत इच्छा है आपके साथ एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर आने की, वो बच्चों के पास। तो मैंने कहा ठीक है आप भेजना, और हम गए। शी वॉज रनिंग ए ब्यूटी पार्लर, उनका ड्राइंग बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा ये 2 लड़कियां हैं ना, उनके दिमाग में से बहुत अच्छी डिज़ाइन आ रही हैं, इनको हमें सिर्फ फॉर्मली मेहंदी कैसे रखें ना वो सिखा दें तो वो बहुत अच्छा काम कर पाएगी, आप मुझे देंगे? मैंने बोला ये मेरी बेटियां है ही नहीं, ये तो इधर ही रहती हैं, तो आप उसको सिखाओ। उन्होंने सिखाया, और ये स्टोरी जो है मेरी, उसने मुझे बता दिया कि मैं देने वाला नहीं था, मेरा दिमाग मुझे रोक रहा था। दिल कहता था कि दे सकते हैं, मगर दिमाग रोक रहा था। उस दिन से मैंने नक्की किया कि अगर मैंने ये ड्राइंग पेपर नहीं दिए होते, हाँ बिल्कुल, तो वो ड्राइंग नहीं हुआ होता, वो आके देख नहीं पाई होती, और उन्होंने उनको आज से 20-25 साल पहले 1800 रुपये महीने की दोनों लड़कियों को ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाने की नौकरी मिल गई। अरे वाह! मेरी एक ना की वजह से, मेरे एक ईगो की वजह से ये रुक सकता था। सो तब से मैंने नक्की किया कि कुछ भी अच्छा विचार आए, दिल की बात भी सुना कीजिए। उसको सुन के दिमाग को बांध रख के करो, और ऐसा करने से हर वक्त अच्छा ही हुआ है। अगर कोई अपना काम बिगाड़ रहा है तो वो हम ही हैं, राइट। और अगर उसको कोई सुधार सकता है तो वो हम ही हैं। हमेशा जिंदगी कहते हैं ना, अनकही बातें जिंदगी की। तो अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी शब्द का जब उच्चारण करते हैं हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रिश्ते आते हैं, दोस्त आते हैं, है ना? पूरे सफ़र में कई कई मुसाफिर आते हैं जिनके नाम होते हैं, उनका नाम रिश्ते भी होते हैं, जिनके नाम प्यार भी होता है, दोस्त भी होते हैं। उसी से रिलेटेड एक सवाल मैं अगर आपको पूछूं कि संघर्ष के समय कौन सा रिश्ता आपकी ढाल बना और कौन सा खामोशी से छूट गया? मेरे ख्याल से
सबसे ज़्यादा अच्छा इस सवाल का जवाब तो मेरा जो चहीता गीत है वो ही देता है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो जिंदगी एक सफ़र है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सफ़र करना रिश्तों पड़ता है। रिश्तों का क्या महत्व है सर आपके? तो रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो उसी की वजह से तो ये अकेला क्या कर लेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो रिश्तों से, जिसके पास कोई रिश्ते नहीं होते, हम कई देशों में, भारत में भी देख रहे हैं कि वो कुत्ता लेके बैठते हैं, बिल्ली लेके बैठते हैं, क्योंकि हर एक को किसी और के साथ कोई ना कोई अपनापन चाहिए। मैं एक बुक लिख रहा हूँ, उसमें मेरे टीचर जो 92 ईयर्स ओल्ड हैं वो प्रीफेस लिख रहे हैं। अच्छा। तो रिश्ते जो सालों भर चले हम्म, वो अच्छे रिश्ते हैं। अच्छा अच्छा सब बड़े आदमी अच्छे हों ऐसा जरूरी नहीं है, सब अच्छे आदमी बड़े हों ऐसा भी जरूरी नहीं है, मगर अच्छा आदमी कौन है? तो उन्होंने कहा कि जिसके साथ कोई 20-30 साल तक हस्बैंड वाइफ फ्रेंड बेटा स्टाफ कलीग रह सकता है तो वो आदमी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ 20-30 साल कोई रह पा रहा है मीन्स कि उनके साथ रहना, सह अस्तित्व होना संभव है। तो बहुत अच्छी बात कही थी। बराबर, तो ये अच्छा है। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि जो बड़ा है वो अच्छा है या जो अच्छा है वो छोटा भी हो सकता है। वो छोटा से छोटा आदमी, एक जगह हम गए और पैसे और पासपोर्ट के साथ वाला पर्स भूल के आए और एक आदमी साइकिल पर आके हमारे घर उसमें से ढूंढ के आके दे के गया। कैसे वो आदमी छोटा है? वो क्यों बड़ा नहीं है? हाँ, एक ऐसा रिक्शा हुआ है? वाला ऐसा हुआ है। अच्छा। ऐसा रिक्शा वाला है कि जो किसी भी फाइल गिर जाती है, लोग बोलते हैं सर नई फाइल देना है। मैंने बोला डोंट वरी, बड़ौदा के रिक्शा वाले जो भी पड़ेगा वो यहाँ आके क्लिनिक पर दे जाए, उसको पता नहीं है किसका है, मगर वो क्लिनिक पर दे जाएगा और हमारे पास तो सब डिटेल्स है, हम बोल देंगे। ऐसा भी हुआ है हो, कभी? हर वक्त होता रहता है। इतनी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं आप सोच नहीं सकते, मगर हम लोग सामान्य तरह से उकसाने वाले, चोरी के, लूट के, अगर हम जैसे अभी मंडे पॉजिटिव कहीं ने चालू किया है, हम्म, एक सेगमेंट सिर्फ जो अच्छी बात हुई उसको तरजीह उसी दी। को अगर करते हैं। कि एक लड़का मेरे पास आया और उसने बोला कि साहब आप, मेरी माँ को जब एडमिट किया था और वो कंसीव नहीं करती थी, प्रेग्नेंट नहीं होती थी, और उसका जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन आ रहा है, वो प्रेग्नेंट हुई और बच्चा आया। हम्म, बच्चा तो अभी 15-17 साल का है। अच्छा। वो कितने बोला कि साल पुरानी बात है? मुझे वो डॉक्टर को देखने जाना है। हम्म, तो वो उधर से चलते चलते क्लिनिक पर आया हम्म, और एक और पेशेंट कि सर मैंने जब दाखिल किया था आपके यहाँ तो मेरे पास पैसे नहीं थे और आपने नहीं लिए थे, मगर अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं देने आया हूँ। मैंने बोला वो बात उस दिन पूरी हो गई, अभी 10 साल के बाद क्या है? बोले सर 10 साल लगे, पैसे नहीं थे, मगर है अब मेरे पास। उस वक्त तो मुझे मेरा टेम्पो भी बेचना पड़ा था, मेरी बीमारी इतनी बुरी थी और उस वक्त मैंने उसको एक भी टेस्ट नहीं करवाया, मेरे यहाँ 15 दिन रखा, दवाई दी। ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपने कहा कि आपका फ्रेंड कौन, मैंने एक कवर में मेरा डायग्नोसिस लिख के रखा और मेरी नर्स को बोला कि मैं हेमंत को बुलाता हूँ। उसको मैंने कहा कि तुम देख के तुमको जो लगता है लिख के चले जाना और चार्ज कुछ नहीं मिलेगा। और उसका और मेरा सेम निकला, मैंने दवाई चालू की, वो अच्छा हो गया। 10 साल के बाद बोल रहा है सर आपको पैसा देना बाकी है, टेम्पो तो गिरवी रखा था। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरा पक्का यकीन है कि अगर आपने ये बोला है तो वो ही होगा, उसके अंदर आपका और कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। पेशेंट के लिए आपने एक भी टेस्ट किए बिना गट फीलिंग क्या है वो बोलो, और उसने बोला और मैंने बोला और दोनों का सेम निकला, तो कोई टेस्ट किए बिना दवाई की और अच्छा हो गया। मगर वो वापस देने आता है, ऐसा कभी नहीं होता। जिसके पास पैसा नहीं है वो कभी आपका पैसा नहीं डुबाएगा। पैसे वाले शायद बोल सकते हैं देना है क्या, हाँ हो सकता है। हो सकता है। पैसे की चिंता पैसे वालों को होती है, जिसके पास पैसा नहीं है वो कभी, सच में बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है, अनबिलीवेबल। चलिए सर, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं हम। आपको जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है जो पहले नहीं थी? सबसे कीमती चीज़ तो समय ही है, हम्म, और वो पॉजिटिवली यूज किया हुआ समय। चलिए दूसरा है, आज के डॉक्टर बुश अपने भीतर कितने सच्चे हैं? काफ़ी। हम्म, एज ए पर्सन, एज ए डॉक्टर, हम्म, एज सोशियोप्रेन्योर,
आई एम वेरी हैप्पी विथ डॉक्टर बुच. चैतन्य इज वेरी हैप्पी विथ डॉक्टर बुच. डॉक्टर बुच के साथ आप आई एम वेरी हैप्पी सेटिस्फाइड हैं पूरा. चलिए सर, अगर जिंदगी आपको एक बार फिर दोबारा दोहरा दे, वहीं से शुरू कर दे, तो वो क्या चीज़ नहीं बदलेंगे? एक चीज़ जो है आप नहीं बदलना चाहेंगे, दोबारा भी अगर आपको जीवन में शुरुआत करनी पड़े बचपन से लेके इस डॉक्टर बुच तक, तो क्या नहीं बदलेंगे? मेरे ख्याल से वही कंटिन्यूइंग लिंक जो मैं बोल रहा था अभी. मुझे ऑस्ट्रेलिया में पता चला कि पूजा क्लिनिक धरती कंप में गया, तो मैं फिर से न्यू शुरू कर सकता हूँ, कोई भी फील्ड में शुरू कर सकता हूँ. एक ही चेंज जो नहीं होगा वो यही होगा कि अपना भला दूसरों के भले में है, और अगर हम करेंगे तो कोई भी फील्ड में होंगे. अफ्रीका में एक वर्ड है उबंटू. उबंटू मीन्स आई एम बिकॉज यू आर. I am speaking because you are asking. I am surviving because others are fighting for that and creating innovations which makes me better. कल से आज अगर मैं थोड़ा भी अच्छा नहीं बना तो मैं बूढ़ा हो गया. Otherwise, you are youngest in your remaining age today. Even if you are 99, कल एक दिन बढ़ेगा. आज तो you are youngest in the remaining life. तो मैं सोचता हूँ कि नया अगर होगा तो मेरे हाथ में होगा, तो लाइन ऑफ थिंकिंग यही रहेगी कि लेट अस एंजॉय विथ एवरीबॉडी. उबंटू. और क्या ऐसी बात है जो आप आज के 20-25 साल के युवाओं से जरूर कहना चाहेंगे? न्यूज़ में जो हम देखते हैं वो नहीं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और यू विल बी सरप्राइज कि अभी के जो टीन्स हैं वो इतना अचीव कर रहे हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पोर्ट्स वाइज. आप सब देख रहे हैं रिकॉर्ड्स. तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, और हमें भारत, या अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या रशिया में हैं, तो अपने जो भी जिसकी जो माँ है उसको उसकी माँ सबसे अच्छी लगेगी, उसमें कुछ बुरा नहीं है. और अगर मैं कहूँ कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी तो मैं दूसरों की माँ को कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ. तो अगर हम ऐसे सोच के भारत के प्रति या अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कुछ अच्छा इन द सेंस प्रॉफिट नहीं, बेनिफिट किसी के लिए, हम ये स्टार्टअप जो है ना वो कल्चर ज़्यादा चलेगा, क्योंकि वो दूसरों के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं. वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिग्री से. इसलिए अपने आप को एजुकेट करो, मगर दूसरों को हेल्प करने के लिए. राइट सर. Some great person has said कि my knowledge, schools and colleges did not deprive me from getting educated. Getting educated and getting literate are very different. हमें सब लोगों को अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को नोटिस करके सॉल्व करने का प्रयत्न करके कहीं से भी सॉल्यूशन लाके अगर हम उनको देंगे, अगर वो सॉल्यूशन अच्छा, फास्ट, चीप एंड गुड रहा तो आपका तो तरने वाले हैं ही, मगर उन सब लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. और अगर ऐसा हम कर पाए तो स्वर्ग इधर ही है, आगे का कुछ पता नहीं है. चलिए, अच्छी बात है. डॉक्टर बुच, ये बातचीत किसी डॉक्टर से नहीं, एक इंसान से थी. आपने हंसी में भी सच्चाई रखी और खामोशी में भी और गहराई में भी. दोस्तों, ज़िंदगी सवालों से नहीं, ईमानदार जवाबों से खूबसूरत होती है. इसी सोच के साथ आज की बातें अनलिमिटेड यहीं समाप्त करते हैं. फिर मिलेंगे एक और ज़िंदगी के साथ, एक और अनकही कहानी के साथ. आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुच साहब. आपने वैसे कंक्लूड किया है, फिर भी मैं बता दूं कि लोगों को लगे कि कुछ तकलीफ कभी हुई नहीं. वी लॉस्ट अवर सन एट हीज एज ऑफ 25, और शादी के 1 महीने पहले. सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप हंस रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर दुख नहीं आया या फेलियर्स नहीं आए, मगर ये सब तो होता ही रहेगा. उसके बावजूद हमें अपने निर्धारित कार्य पर कार्यरत रहना है. ऐसा मत सोचिए कि इसको तो कोई दिक्कत नहीं आई थी इसलिए ऐसा सब बोल रहा है. तो मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, आपके जैसा नॉर्मल इंसान हूँ, मगर कुछ भी छोटी या बड़ी तकलीफ़ों में हिम्मत नहीं हारना है
और आगे बढ़ने का और काम करते रहने का और अपने से हो सके उतना अच्छा करने का ट्राई करेंगे तो कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे काफ़ी चीज़ें इतनी करनी बाकी हैं कि एक लाइफ इनफ नहीं है। आपकी हिम्मत की हम कायल हैं सर। एक्चुअली मैंने ये चीज़ जानबूझकर आपके साथ में शेयर नहीं की। मैं हमेशा आपको देखता हूँ कि जब भी आप मिलते हैं हमेशा, और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, अच्छी बात करते हैं, हँसते रहते हैं, नए-नए जोक करते हैं। मैं आपकी क्लिनिक आता हूँ तो आप मुझे नफ़ीस की जगह नाफ़िस कहते हैं कि आपकी कोई फ़ी नहीं है। तो ऐसा सब, लेकिन मैं वो सब चीज़ें देख के कह रहा था कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, वो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? गम छुपा नहीं रहे हैं, हुँ, मगर गम एक पार्ट ऑफ लाइफ है हुँ, और उसको भी हमें सहन भी करना होता है और उसके साथ भी आगे भी चलना होता है। वो समझ के साथ चलना है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। लेकिन कभी कभी तो एहसास होता होगा ना सर वो कि तो होता है ना, एहसास होता है, मगर छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे रोना आ जाए तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं होती है और मैं रो देता हूँ। इसमें कोई बड़े से बड़े सीरियस पेशेंट में हुँ, डर या रोना नहीं आता है। छोटे से छोटे इमोशनल सिचुएशन में या एब्सोल्युटली हृदय के तार हिला दे ऐसा किसी ने इवन अगर गाना गाया या वो राग गाया तो भी मैं रो सकता हूँ। और लोगों को कभी ऐसा भी लगता है कि ये कभी नहीं हिलने वाला, रोता क्यों है? तो ऐसा हो सकता है और उसमें बुरा भी कुछ नहीं है। अभी तक की बातें हमने सुबह से की, संध्या की तो बात ही नहीं की। हमारे यहाँ संध्या की बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या ही होती है और संध्या है। सुबह भी संध्या होती है, हमारे यहाँ दोपहर में सुबह में भी संध्या होती संध्या है। होती है, दोपहर में भी और रात को भी संध्या ही होती है और वो मेरे साथ ये सब जो कार्य कर रहे हैं हम, हुँ, उसमें जुड़ी हुई है। और हम जो बात कर रहे थे कि ध्वनि, आवाज़, हुँ, दृश्य, श्राव्य, तो ध्वनि मेरी डॉटर का नाम है, जिसको हम साउंड कहते हैं। तो मेरा जो दूसरा क्लोज़ फ्रेंड है, उसका नाम है संजीव देसाई और वो कहता है कि तुम साउंड, ध्वनि ध्वनि का बाप हो। हुँ। ध्वनि मीन्स साउंड और साउंड का बाप मीन्स वो मुझे अल्ट्रासाउंड बूच कहता है। संध्या से पहले कोई आपके जीवन में नहीं थे, कोई घटना नहीं नहीं घटी? थे। संध्या ही पे हाँ, सुबह थी, डेफ़िनिटली। सुबह और संध्या ही दोपहर थी और ओह संध्या ही या! शाम है। उषा और निशा नहीं थी, संध्या ही है। पूनम भी नहीं आई ज़िंदगी में, नहीं, नहीं, नहीं। उषा भी पूनम, नहीं। एक्चुअली मेरे पापा का नाम शरद हुँ, और माँ का नाम प्रफुल्लवदना और पुरंजनी ऐसा था, मगर अच्छा, उनको ऐसे पूनम कहते थे क्योंकि वो शरद और पूनम, अच्छा। तो उस तरह से शरद पूनम का मैं बेटा हूँ। हुँ। और वो पूनम इज़ पीएस, इज़ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, हुँ, पीएस बुच, अच्छा। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, उसका मुझे विरासत में मिला है। ये सब नामों का मतलब बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। हाँ, ये कहाँ आई से, थिंक ये आई आदत एम कहाँ से पड़ी? कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे हुँ, इंटरनेट डाउनलोड होता है ना डायरेक्ट, हुँ। ऐसे ही हो रहा है। नहीं, जैसे पेशेंट आया, उसका नाम जैसे हाँ, रतन है, हाँ, तो आप रतन को टुकड़े करके फटाफट हाँ, उसके सामने कह हाँ, देते हाँ। हैं। अभी मैंने एक ऐसा शब्द देखा है, क्योंकि ये अनएंडिंग है, अनलिमिटेड है, इसे बोलना नहीं चाहिए, मगर फिर भी एक बोल देता हूँ क्योंकि बहुत नज़दीक के वक़्त में ऐसा आएगा। एक इंग्लिश वर्ड है, जो पूरा दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, मगर उसका कोई मीनिंग ही नहीं है हुँ, और वही शब्द संस्कृत में भी है, मगर हम उसको संस्कृत में यूज़ ही नहीं करते हैं। तो अगर हम वो इंग्लिश वर्ड संस्कृत में यूज़ करेंगे संस्कृत मीनिंग के साथ, तो एकदम अर्थसभर है और जब मैं बोलूँगा तब आपको, मुझे नहीं, दुनिया का हर व्यक्ति इस चीज़ से ऑब्जेक्शन नहीं, खुश होगा। तो फिर आप पूछेंगे बोल दो वो वर्ड कौन है? तो कौन-सा शब्द है? उसके लिए मैं अपने हर काम में कहता हूँ कि मैं कॉपीराइट में नहीं मानता, कॉपी लेफ्ट। मेरा काम है, आप यूज़ करो, वो यूज़ करे, कोई भी करे, मुझे एतराज़ नहीं है, क्योंकि मुझे उसमें से पैसे नहीं चाहिए, तो पेटेंट क्या और कॉपीराइट क्या। राइट। मगर मैंने ये वर्ड के लिए कॉपीराइट ऑफिस में अप्लाई किया है और मैं सोच रहा हूँ कि अगले 3 महीने के अंदर ये वर्ड आ जाएगा। हुँ, जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा और आप डिक्लेयर करना कि ये वर्ड संस्कृत है, इंग्लिश नहीं है और उसका मीनिंग है, इंग्लिश में मीनिंग नहीं है।
तो भाषा में, हम्म, लिंग्विस्टिक्स में ये वर्ड भगवत गोमंडल में, जिसमें 1,80,000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, उसमें भी ये मीनिंग में नहीं है। इसीलिए मैं सोचता हूँ ये नक्की करने के लिए कि मुझसे पहले किसी ने पीएचडी इन संस्कृत, पंडित सब जो हैं संस्कृत के महारथी हैं, उन लोगों ने ऐसा कोई ने सोचा है, ये टेस्ट करने के लिए मैंने कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया है। नहीं मिलेगा तो मुझे पता चलेगा किसने सोचा था, और अगर किसी ने नहीं सोचा था तो मुझे कॉपीराइट मिलेगा। तो ये एक टेस्ट है। चलिए सर, बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया। Thank you काफ़ी very much. मतलब वक्त आपका लिया हमने, क्योंकि नाम ही प्रोग्राम का है बातें अनलिमिटेड। तो फिर किसी और पे मुलाकात होगी। दोस्तों, ये थे डॉक्टर CH बुच, जो हमारे साथ बात कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी को शेयर कर रहे थे। अपनी ज़िंदगी में जो अचीवमेंट हैं या उनकी उपलब्धियां हैं वो बता रहे थे। और ख़ास तौर से बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि इतनी देर की बातचीत में बुच खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर होंगे उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड। धन्यवाद।